अब विद्यार्थी मित्रों हम छठा पॉइंट शौचालय की सुविधा की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में 2011 की जनगणना से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल आबादी की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कितने प्रतिशत? 70 कहाँ रहते हैं? गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनको पानी जन्य रोग एवं संक्रामक रोग होने की संभावना अधिक रहती है। क्यों? क्योंकि बोरिंग का पानी, क्षार युक्त पानी, बालू वाला पानी वह पीते हैं और उनके शरीर में इस पानी जन्य रोग अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे कि कुल परिवार की 100% है, माना मतलब 100। अब यहाँ पर देखिए कुल परिवार कितने हैं? 100%। मकान में ही शौचालय की सुविधा वाले परिवार कितने हैं? 66%। जिनके मकान के अंदर शौचालय की सुविधा है ऐसे देश के अंदर 66% लोग हैं, और बाकी जो बचे 34 मकान में शौचालय की सुविधा नहीं है। तो अब ये लोग कहाँ जाते हैं? दूसरे अन्य स्थानों पे, मैदान में, ठीक है। तो जब हम खुले में मल मूत्र करेंगे, ठीक है, शौचालय करेंगे, तो उस पे बैठे हुए जीव जंतु, मक्खी या अन्य कोई कीटक वह क्या करते हैं? पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है। और उस पानी को जब हम पीते हैं तब क्या होता है कि हमारे तबीयत में खराबी देखने को मिलती है। इसलिए जो शौचालय की बात है, आज देश में शौचालय बनाने की, लोगों को प्रोत्साहन करने की सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छी मेहनत की जा रही है, मुहैया चलाया जा रहा है। अलग अलग गाँव में अलग अलग जो पंचायतें हैं वहाँ पर जो सरकारी लोग, जो सेक्रेटरी लोग नियुक्त हैं, उनके द्वारा, जो सफाई कर्मी हमारे भाई लोग हैं, इनके द्वारा गांव गांव में गांव के लोगों को समझाकर वहां पे शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप स्वच्छता के अभाव के कारण, मतलब सफाई की कमी के कारण, शारीरिक कमजोरी, उत्पादकता एवं उत्पादन को नीचा। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होगा, शरीर उसका अशक्त होगा, तो उसका उत्पादकता और उत्पादन दोनों में कमी देखने को मिलेगी। और जब उत्पादन और उत्पादकता में कमी देखने को मिलेगी तो स्वाभाविक है व्यक्ति गरीब का गरीब ही बना रहेगा, जो गरीबी का मुख्य कारण बनता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम 7वां पॉइंट आवास की चर्चा करने जा रहे हैं। आवास मतलब मकान। हमें रहने के लिए एक छत की ज़रूरत होती है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की जो उसकी प्राथमिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले पेट के अंदर जो खड्डा है उसे भरने के लिए, ठीक है, भोजन की हमें ज़रूरत होती है। फिर अपने तन को ढकने के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत होती है, ठीक है। भोजन मिल गया, तन को ढकने के लिए कपड़ा मिल गया, अब हमें एक छत की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो समाज है, समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत खराब लोग भी हैं। तो हमें एक चार दीवार की ज़रूरत होती है, मकान की। अब हम इस मकान की बात करने जा रहे हैं। विकासशील देशों में आवास की तंगी मतलब कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लोग गंदे आवास एवं झोपड़पट्टी में रहते हैं। यह प्रवर्तमान गरीबी का मापदंड है। जो लोग आज भी गंदे आवास या झोपड़पट्टी, रेलवे के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, कारखाना फैक्ट्रियों के किनारे झोपड़ी बना के, प्लास्टिक की झोपड़ी बना के या खरपतवार की झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या हैं? गरीब हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को 2 टाइम का भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये लोग जो छूटक मजदूरी करते हैं, घूम घूम के मजदूरी करते हैं, ठीक है, खुद स्वश्रमिक होते हैं, खुद खिलौने बनाना, झाड़ू बनाना या डलिया बनाना, ऐसे कोई भी चीज़ मतलब ये लोग बनाते हैं और उसे लोगों तक पहुंचाते हैं, बेचते हैं। तो ऐसे लोग रोड के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या कारखाना कंपनी के किनारे, तो ये लोग अपना झोपड़ी बना के निवास करते हैं। आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। किस प्रकार का आवास है उस पर से गरीबी का स्तर निश्चित होता है। मनुष्य का जो है प्राथमिक आवश्यकता है। अब हमने तो ये पढ़ा कि चलो जो व्यक्ति है उसकी प्राथमिक आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान है। तो अब अपनी प्राथमिक आवश्यकता मतलब हम 56 भोग के भोजन कर रहे हैं तो हम गरीब नहीं हैं। हम रोज़ नए नए कपड़े पहन रहे हैं तो हम गरीब नहीं हैं। हम बंगले में रह रहे हैं तो
तो हम गरीब नहीं हैं। मतलब हमारी जो आवश्यकता है, हमें 2 टाइम भोजन मिले, ठीक है, और हमारे तन को ढक सके ऐसा कपड़ा मिले, और हमारे सिर पर एक छत हो, चारों तरफ से दीवार खड़ी हो, ठीक है, ऐसा हमें सोने के लिए, रहने के लिए एक 4 दीवारी हो, उसे मकान, ऐसे मकान, ऐसी आवश्यकता की हमें ज़रूरत होती है। अब इससे बढ़कर अगर किसी के पास बंगला है, नए नए रोज़ सूट पहन रहा है, 56 भोग होटलों में भोजन कर रहा है, तो विद्यार्थी मित्रों उसे गरीब माना जाता नहीं है। आवास का मकान, कमरे और रहने वाले लोगों की संख्या, घर में नल, ड्रेनेज, बिजली जैसी सुविधाओं वाले मकानों का प्रतिशत गरीबी का स्तर दर्शाता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे कि कहीं पर खुली जगह पड़ी हो, अनअधिकृत जगह हो, उसे धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। उनके पास 4 व्हील है, घर के अंदर टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर सब कुछ है, तो ये लोग गरीब नहीं हैं। ये लोग क्या है, गरीब बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, एक तो पहले जगह कब्जा कर लिया, ऊपर से भौतिक सुख सुविधाएं सारे इकट्ठा कर ली। अरे भाई, अगर आप भौतिक सुख सुविधाएं सारे इकट्ठा कर सकते हो तो कहीं एक अच्छी सोसाइटी में, अच्छी जगह पे या चोल के अंदर आप मकान भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इन ऐसे लोगों को ऐसी सोसाइटी, ऐसी जो चोल होती है, वो सब पसंद होता नहीं है, ठीक है। तो ये लोग गरीब में नहीं आएंगे। क्यों? अब देखो गरीबी का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर उसके घर के अंदर बिजली ना हो, नल ना हो, कहीं दूर से पानी भर के लाता हो, गटर ना हो, कहीं उसे दूर जाना पड़ता हो, उसके घर में जो भी नहाने धोने का, बर्तन साफ करने का पानी है वह वहीं पर बिखरा पड़ा रहता हो, तो ये लोग गरीब माने जाते हैं। भारत में 60 करोड़ लोग स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने एवं जीवन के लिए जोखिम रूप आवासों में रहते हैं। कितने करोड़? 60 करोड़ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, ऐसा जहाँ पे कारखाना, फैक्ट्री हो, धुआं प्रदूषण हो, टावर लगे हों, ऐसी जगहों पे रहते हैं। जोखिम कभी भी गिर सकता है, ठीक है, ऐसे जोखिम वाले मकान में रहते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर मकान 1 कमरे की सुविधा वाले हैं, जो गरीबी का एक मापदंड है, ठीक है। अब 1 कमरे वाला मकान है। अब कमरे की तो बात यह है कि मान लो कि कोई 1 कमरा है, यहाँ पर 10 बाई 10 का, ठीक है। अब इस 10 बाई 10 में कहीं पे 4 लोग रहते हैं, कहीं पे 6 लोग रहते हैं, और कहीं पे 8 लोग रहते हैं। तो अब इन पर निर्भर होता है कि जो 8 लोग रह रहे हैं तो क्या उनके पास अच्छा मकान है? नहीं, वह एक दूसरे के ऊपर आड़े बीड़े इधर उधर करके सो रहे हैं। क्यों? यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा और जो कमरा है उसका माप कम, ठीक है, इसलिए ये लोग गरीब माने जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम 8वां पॉइंट बिजली का उपयोग देखते हैं। आज देश के अंदर जो भी कारखाना, फैक्ट्री या आधुनिक सुख सुविधाएं चल रही हैं, वह सब बिजली के द्वारा चल रही हैं, बिजली से चल रही हैं। इसके लिए व्यक्ति का, समाज का, देश का, प्रदेश का और विश्व का विकास देखने को मिल रहा है। एक बार 2 मिनट, 4 मिनट के लिए बिजली चली जाती है, लोगों को बेचैनी आ जाती है, कारखाने, कंपनियां बंद हो जाती हैं, ठीक है, तो जो विकास की गति है वह क्या होती है? रुक जाती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण परिबल बिजली की सुविधा है। किसकी सुविधा है? बिजली, ठीक है। जिन राज्यों में, जिन प्रदेशों में, जिन क्षेत्रों में बिजली की सुविधा नहीं है अथवा कम है, कम समय के लिए बिजली आती है, वहाँ का विकास आज भी आप नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी यंत्र को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत है। देश में उत्पादन बढ़ाने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने में बिजली की सुविधा खूब महत्वपूर्ण है। भारत बिजली का एक बड़ा उत्पादक, उपभोग करने वाला देश है। भारत के अंदर बिजली का उत्पादन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है और यहाँ के लोग उपभोग भी बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अधिक आबादी वाले और कम प्रति व्यक्ति आय होने से प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग बहुत कम देखने को मिलता है। आबादी क्या है? ज़्यादा है, उपभोग जो है वह कम है। क्यों? क्योंकि आय जो है वह कम है, इसके लिए। आज भी देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर ऊपर से खंभे के द्वारा, खुले तार के द्वारा बिजली पहुँचाई गई है। उन गाँवों में आज भी कटिया फंसाकर चोरी की जाती है। सरकार में दम है तो पकड़ के बताए। क्यों? क्योंकि सरकार के ही लोग मिले हुए हैं,
ठीक। गांव के लोग बिजली का जो बिल आता है उसे नहीं भरते हैं। क्यों? क्योंकि जो हर महीने बिल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। शहरों के अंदर लोग बिल क्यों भरते हैं? प्राइवेट कंपनियों ने उसे अपने हैंडल में ले लिया है, हाथ में ले लिया है, उसे हर महीने बिल देते हैं। साफ सूचना लिखकर आती है कि 2 महीने के अंदर अगर बिल नहीं भरा, लाल बिल आता है तो काट दी जाएगी बिजली। ठीक है, आपके मीटर से बिजली कटी हो कि ना कटी हो, लेकिन अगर कंप्यूटर से काट दिया गया है तो भी आपको चार्ज भरना है। ठीक है, और अगर आपके घर पे आके बिजली काट के चला जाता है तो आप कहीं से भी पैसा लाकर उसका बिल भरते हो। गांव के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे जिला, राज्य, प्रदेश हैं कि जो ये सारी सुविधाएं नहीं है, और ये सुविधा ना होने के कारण लोग बिजली का बिल नहीं भरते हैं, जिसमें विद्यार्थी मित्रों हमारा, आपका, देश का, समाज का बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर देश के सारे लोग बिजली का बिल भरेंगे तो वह पैसा सरकार के पास जाएगा, और सरकार के पास आए हुए उस पैसे से सरकार उस देश का, उस प्रदेश का, वहाँ के रहने वाले लोगों का विकास कर पाएगी। ठीक है, तो एक यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं। ये यह क्या है? वर्ष का औसत है। एक भारतीय व्यक्ति वर्ष में 765 किलोवाट बिजली का उपयोग करता है। अब सोचिए, भारत में मात्र 765 बिजली वोट का उपयोग एक व्यक्ति करता है, जबकि यूएसए में 12,985 और जापान में 7,836 किलोवाट बिजली का एक व्यक्ति वर्ष के औसत के आधार पर उपयोग करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम 9वां पॉइंट शिक्षा की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे चर्चा करने हैं। विश्व बैंक की जानकारी के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग, ध्यान से देखिए, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार किया, उसके अनुसार 15 वर्ष से अधिक या 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग जो पढ़ लिख सकते हैं, कोई भी एक भाषा जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता हो वह साक्षर है। 15 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है, कोई भी एक भाषा वह पढ़ लिख सकता है तो वह साक्षर है। अगर वह पढ़ लिख नहीं सकता है तो वह क्या है? निरक्षर माना जाता है। विश्व बैंक ने ऐसी एक जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया। शिक्षा और तालीम, शिक्षा मतलब जो हम पढ़ रहे हैं हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, तालीम मतलब प्रशिक्षण, जो हम सीख कर पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, उसे तालीम कहते हैं। शिक्षा और तालीम का नीचा प्रमाण देश में अकुशल, नीची उत्पादकता वाले श्रमिक उपलब्ध करवाता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपको कोई प्रशिक्षण आपने सीखा नहीं है, आपको कोई तालीम आती नहीं है, और आपको रोज़गार चाहिए तो कैसे मिलेगा? पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको कुशल बनना पड़ेगा। हमारे देश में जो बेरोजगारी की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन क्या पढ़े हैं? नकल। अगर इंटरव्यू में उनको बैठा दिया जाए, उनसे पढ़ाई से ही कुछ उनसे पूछ लिया जाए तो क्या उनको उसका जवाब आता है? नहीं। क्यों? लोग ये सोचते हैं हम कैसे भी पास हो जाएं। वाली ये सोचता है कि हमारा बच्चा जो है वह कैसे भी पास हो जाए। नहीं विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको देश के अंदर अच्छी पोजीशन पे रहना है, अच्छी नौकरी करना है, अच्छी पोस्ट पाना है, तो आपको अच्छी तरह से तन तोड़ मेहनत पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, और आप अच्छी पोस्ट पा सकते हैं, उसे आपसे कोई छीन सकता नहीं। लेकिन आपको क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप भगवान भरोसे बैठे रहोगे तो आपके सामने थाली खाना परोसा हुआ है, लेकिन भगवान खिलाने नहीं आने वाला, आपको खुद उठाकर निवाला बनाकर उसे खाना पड़ेगा। इसलिए अगर अपना जीवन आपको सुनहरा बनाना है, अच्छा करना है, अच्छा जीवन यापन करना है, तो अच्छी पढ़ाई से ही सब कुछ संभव होगा। तो इस तरह से जिससे श्रमिकों का व्यवसाय और रोजगार के अवसर एवं पसंदगी मर्यादित बनते हैं, और जिसके कारण कम वेतन और कम आय के कारण गरीब बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पहले तो कुछ आता नहीं है, जो लोग हैं देश के अंदर उनको कुछ आता है नहीं, तो अब कम वेतन पे उनको काम करना पड़ता है। कम वेतन पे तो मतलब कम आय प्राप्त होगी, कम आय प्राप्त होगी तो क्या होगा? गरीबी बढ़ती चली जाती है, वो गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। वर्ष 2011 में ब्राज़ील में 91% लोगों के पास क्या थी? रोजगारी देखने को मिलती थी। ठीक है, वर्ष 2011 में ब्राज़ील में 91% साक्षरता का प्रमाण देखने को मिलता था, जबकि भारत में कितना है? 2011 के आधार पे
74.04% देखने को मिलता है। नेपाल में 60% और पाकिस्तान में 55% साक्षरता का प्रमाण देखने को मिलता है। किस साल के आधार पर? 2011 के वर्ष में। 10वां पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, आय और संपत्ति का असमान वितरण। ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद के समय में भारत में ऊंची दर से आर्थिक वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि, क्या है? आर्थिक वृद्धि किसमें? ऊंची दर में, भारत के अंदर, और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद भी आय के असमान वितरण के कारण बड़े पैमाने पर गरीबी में कमी नहीं हुई। देखो, यहाँ पर आय तो बढ़ी लेकिन गरीबी में कोई परिवर्तन देखने को मिला नहीं। क्यों? क्योंकि आय की असमानता बढ़ने के साथ एक तरफ उच्च जीवन स्तर के साथ उच्च सुविधाएं भोगना है। आय तो बढ़ गई लेकिन क्या है? उच्च सुविधा भी हमें चाहिए। तो जो आय बढ़ी थी वह अच्छे जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए वह आय क्या हो गई? खर्च हो गई, जिसमें जो उच्च सुविधाएं भोगने वाले धनिक वर्ग तो दूसरी तरफ कौन थे? कम आय वाले। दोनों में क्या हुआ? इंटरफेयर, ये सब असमानता देखने को मिली। और कुछ लोग कम आय वाले, बिना मकान वाले, गंदे आवास वाले, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित वाले जो गरीब देखने को मिले, जिससे यह अंतर देखने को मिला। तो आय जिसकी बढ़ी वह धनिक, गरीबों की भी बढ़ी तो उसकी आवश्यकता पूरी हो पाई नहीं। अब यहाँ पर हम एक तालिका देखने जा रहे हैं कि उच्च स्तर की 1% जनसंख्या के पास वास्तविक राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना है। ठीक है, ये देश है 1998, 2012। यूएस की अगर हम बात करें तो 1998 में 15.2% राष्ट्रीय आय का हिस्सा था, 2012 में 18.9, मतलब बढ़ा। यूके की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा जनसंख्या के पास 12.5% जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय का हिस्सा था, जो बढ़कर 12.7 हो गया 2012 में। भारत में उच्च स्तर की 1% जनसंख्या के पास वास्तविक राष्ट्रीय आय का हिस्सा 9% 1998 में था, जो बढ़कर 2012 में 12.6% देखने को मिला। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, भारत में आर्थिक सुधार से उत्पन्न लाभ धनी लोगों के पास उनके पक्ष में अधिक देखने को मिला। इस प्रकार अपने देश में गरीब और धनी के बीच आर्थिक असमानताओं का जो अंतर देखने को मिलता है वह भी भारत में प्रवर्तित गरीबी का निर्देशक है। क्योंकि ये जो अंतर है, जो धनिक है वह धनिक बनते चले गए, जो गरीब है वह गरीब बनते चले गए। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, 11वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है, बेरोजगारी की ऊंची दर। तो बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने की इच्छा, शक्ति और योग्यता। ठीक है, इच्छा, शक्ति और जो भी योग्यता मतलब तैयारी रखने वाले व्यक्ति को काम ना मिले तो उसे बेरोजगार कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? अलग अलग बेरोजगारी। आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने कुशल हो, आपके पास नॉलेज क्या है, तो आप बेरोजगार क्यों हो? क्यों? क्योंकि मतलब आपके पास जो इच्छा शक्ति है, जो योग्यता है, जो काम आप ढूंढ रहे हो उतना नहीं है। आप जितना पढ़े लिखे हो, आपके पास जितनी योग्यता है, उस लेवल का अगर आप काम ढूंढेंगे तो आपको काम मिलेगा। और अगर आपके पास योग्यता होगी, कुशलता होगी, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा तो ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है, सीखने से हमारा नॉलेज बढ़ता है। इसलिए आप अपनी योग्यता और शक्ति के आधार पर बेरोजगारी ढूंढें। तो यहाँ पर तकलीफ क्या है कि व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति आय के अभाव में अपनी और अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता। यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति है उसके पास आय नहीं है। अब आय की कमी के कारण वह अपनी खुद की और अपने परिवार की जो न्यूनतम, कम से कम रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकता है उसे पूरा कर पाता नहीं है। तो जिसके फलस्वरूप गरीबी का प्रमाण क्या होता है, ऊंचा देखने को मिलता है। क्यों? आय की कमी के कारण खुद की परिस्थिति खराब, परिवार वालों की परिस्थिति खराब और गरीब का गरीब वह बनता जाता है। भारत में वर्ष 2011 तक बेरोजगारी का जो दर था वो 9% के आसपास था।
ठीक है। वर्ष 2013-14 में श्रम ब्यूरो द्वारा, किसके द्वारा? श्रम ब्यूरो द्वारा बेरोजगारी का पंजीकृत रजिस्ट्रेशन के अनुपात के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी की दर जो है 4.9% जितना देखने को मिलता है। मतलब अब देश में क्या हुआ कि धीरे धीरे बेरोजगारी की जो मात्रा है वह कम होते देखने को मिल रही है। कहाँ 2011 में 9%, कहाँ 2013-14 में 4.9% देखने को मिला। काफ़ी हद तक अंतर देखने को मिला, और जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह दर 4.7% और शहरी क्षेत्र के लिए 5.5% की दर से देखने को मिला। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है। धन्यवाद।